आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है TNN24 के चीफ एडिटर, जिन्होंने 2020 में आए कोरोना काल के दौरान अपने पूरे जज्बे के साथ न्यूज़ कवर किए हैं और साथ ही साथ लोगों की मदद भी किए हैं। आपका नाम रियाज शेख है, जो TNN24 चैनल के चीफ एडिटर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियाज शेख एक ऐसी शख्सियत है, जब इंडिया फैक्ट न्यूज़ नागपुर में आया था तो दो लोगों ने मदद की थी, सलीम रहमान और रियाज शेख। इन्होंने इंडिया फैक्ट न्यूज़ को हर मोड़ पे अपना योगदान दिया है, सहयोग किया है और आज हम बहुत खुश नसीब है कि इनके कोरोना योद्धा होने की बात आप तक ला रहे हैं, क्योंकि लोगों को इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए कि कैसे मुश्किलात के टाइम न्यूज़ को कवर किया जाता है बिना डरे। आपको तो यहाँ तक यकीन नहीं होगा, जब कोविड के डेड बॉडी को दफनाया या जलाया जाता था, उस तक की न्यूज़ रियाज शेख सर ने कवर किया। रियाज सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नावेद आज़मी जी। मैं इंडिया न्यूज़ फैक्ट के सभी दर्शकों को का धन्यवाद, सारे व्यूवर्स का धन्यवाद कि आप देख रहे हैं। सर, जैसे कि अभी हमने हमारे दर्शकों को बताया है कि आपने कोविड के टाइम में बढ़ चढ़ के अपने पूरे जज्बे के साथ न्यूज़ कवर किया। नो डाउट कि शायद ही ऐसा कोई चैनल इतना यानी दिन रात लोग लॉकडाउन के टाइम, कोरोना के टाइम कवर किया होगा, तो आपको कैसे यानी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस किस टाइप की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत नावेद भाई, कई ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी जिसके अंदर मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जब फील्ड पर निकलता था मेरे कैमरामैन के साथ, तो हमको पानी तक नहीं मिलता था। कारण ये था कि लॉकडाउन था, लोग घरों में रहते थे, नाश्ता खाने की तो दूर की बात है, लेकिन पानी तक नहीं मिलता था। और रहा कोरोना में किस तरह की दिक्कत आई, दिक्कत बहुत सारी है नावेद भाई, एक नहीं है, ऐसी हज़ारों अनगिनत दिक्कतें रहती थी कि लोग सड़कों पे नहीं दिखते थे, घरों में रहते थे। और जब लोगों को हम देखते थे, उनकी परेशानी देखते थे ना, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते थे नावेद भाई। ऐसे आंखों में आंसू आ जाते थे कि उनके जिन्हें 4 दिन तक या 6 दिन तक तो लॉकडाउन अच्छा रहा, लोग जितना लोगों के घरों में था उन्होंने खाया पिया, लेकिन उसके बाद में जब राशन ख़त्म होने लगा ना, तो लोगों ने बिल्कुल रोना शुरू कर दिया। जो गरीब लोग थे, वो बेचारे बेसहारा लोग थे, वो आसपास पड़ोस से मांग के खा लेते थे कैसे भी। और जो एकदम स्लम एरिया था, झोपड़पट्टी एरिया था, वहाँ तो इतने बुरे हाल थे कि मैं आपसे बयान नहीं कर पाता हूँ, कि रोते थे लोग। आप जैसे बताते हैं कि स्लम एरिया के बुरे हाल थे और यानी लोगों को खाने को नहीं था, पर सरकार का तो कहना है कि उन्हें करोड़ों रुपए का किराना गरीबों को दे चुके हैं। देखिए, सरकार की अगर मैं बात करूं तो मरने के बाद पानी डाले हैं इन्होंने। पहले कोरोना वायरस बढ़ गया, उसके 1 महीने बाद इन्होंने, सरकार जो है वो राशन का कोटा जो है वो आया 1 महीना के बाद, इन्होंने तत्पुरता उस पर एक्शन नहीं लिया। सरकार ने एकदम तुरंत नहीं दिया कि ये लॉकडाउन लगा और ये राशन पहुंच गया, नहीं, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आया, वो भी मैंने भी उसके अंदर काम किया है। तो जब तक लोगों के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं हनुमान मंडल का मैं धन्यवाद अदा करूंगा, मैं जमीयत उलमाए हिंद का धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद करूंगा उन आम नागरिकों का जो ओरिजिनल समाज सेवक है, जिन्होंने उन गरीबों को अपने पास का राशन दिया, घर तक की किट पहुंचाई। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मैं उनके साथ जाके न्यूज़ कवर करता था, और वही अनाज जो जमीयत उलमाए हिंद, हनुमान व्यायामशाला और बहुत सारे समाज के लोग जो थे, जो भी अपने अपने समाज के लोग हैं, अपने तौर पर उन लोगों ने उनकी मदद की, तो वो उन गरीबों के स्लम एरिया में जाके उनके घर तक राशन किट पहुँचाई गई है। मैंने ये भी देखा है रियाज सर, आपके TNN24 में आप एक न्यूज़ कवर किए थे, जिसमें एक बूढ़ी औरत को आप मदद करते हुए नजर आ गए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा उस समय खराब था। वो थोड़े सा उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नावेद भाई, मैं
फील्ड से आने के बाद ना मुझे कॉल आते थे कि यानी ये लॉकडाउन हो गया, 1.5 महीना हो गया था लगभग, बहुत परेशानी हाल था, बहुत परेशान हाल था लोगों का, खाने के लिए अनाज नहीं था। और एक ख़ास बात ये भी थी कि अगर पास पड़ोस में जा रहे थे ना तो रोटी ऐसा और अनाज ऐसा हाथ नहीं लगन देते, टच नहीं होने देते थे, कपड़े में फेंक कर देते थे आसपास के लोगों को। तो एक महिला थी, पारडी की थी, शायद पारडी की थी, और मुझे 8:15 बजे रात में कॉल आया। मैं जब न्यूज़ एडिटिंग कर रहा था उस वक्त वो कॉल आया और मैंने उस कॉल को रिसीव किया। नया नंबर था, मैंने उठाया और मैंने पूछा, हेलो करके बोला। तो वो एक महिला थी, उसने ये बोली कुछ शकुंतला या कुछ नाम बताया उसने, और कहने लगी कि भाई साहब आप ये रियाज शेख का नंबर है, TNN 24 न्यूज़ चैनल का। मैंने बोला हाँ मैम बोलिए, आप क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं पारडी में रहती हूँ और मेरे घर पे एक अनाज का दाना नहीं है, और मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पति भी नहीं हैं, उनका भी देहांत हो गया। तो मुझे कोई दे भी नहीं रहा, खाना भी नहीं दे रहा है, मैं बहुत परेशान हाल हूँ, और आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल, आप अपना नाम बताइए, आप अपना एड्रेस बताइए। तो मैं रिकॉर्डिंग करता था, उनका नाम पूछता था, उनका पता पूछता था, मोबाइल नंबर लेता था और लैंडमार्क कि ये कहाँ है। और जिस एरिया में जो हमारी पहचान के लोग रहते थे या हनुमान मंडल के लोग रहते थे, जमीयत उलमाए हिंद वाले रहते थे, ये जो लोग रहते थे, मैं उनको वो रिकॉर्डिंग सेंड करके उनको ये लिखता था मैसेज कि भाई आप इनको मदद करिए, ये परेशानी में है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो जाकर वो लोग उनकी मदद कर दिया करते थे। इस तरीके से ये चलता रहा। उसके बाद में एक और कॉल आया था, वो भी शायद पार्टी की तरफ से था, वो भी एक लेडीज़ का ही कॉल था। तो उसका भी मुझे कॉल आया कि मेरा एक बच्चा है और मेरा भी पति का देहांत हो गया, और मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार है नहीं, मैं भीख मांग के खाती थी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि पूरा मार्केट बंद है और कोई मुझे भीख भी नहीं दे रहा है। तो उसके आंसू, नावेद भाई, इस कदर ना रोई है वो महिला ने, क्या उसकी आवाज़ ना आज तक मेरी आंखों में गूंजती है कि वो अलग महिला थी। उसकी आवाज़ ऐसे गूंजती मेरी आंखों में आज भी कि वो मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। रो रही थी, बुरी तरह रो रही थी कि मेरे बच्चा है, उसकी उसमें तबीयत ख़राब थी, उसके बच्चे की तबीयत ख़राब थी। मेरे बच्चे को मैं दूध नहीं दे पा रही हूँ, लॉकडाउन चालू है, पूरी दुकान बंद है और मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। वो उसकी जो बात थी करने की, वो अलग ही टैग थी। वो मतलब मैं मुझसे नहीं रहा। आखिर को मैंने अपनी गाड़ी उठाया और अपनी गाड़ी उठा के मैं फिर वहाँ पहुँचा, जाके गया, और वहाँ जाके मुझसे जो भी मेरे पास था, जो जमीयत उलमाए हिंद और दूसरे लोगों ने वो मुझे दिया था, मैंने उस जाके बाय हैंड उसको वो दिया। तो वो बेचारी वो मेरे पैर पड़ने लग गई थी कि आप भगवान का रूप है और आपने मुझे यहाँ तक। मैंने बोला नहीं, हम भगवान का नहीं, हम इंसान हैं और हर इंसान ने इंसान की मदद करना चाहिए। तो ऐसे कई अनगिनत वाक़यात है नावेद भाई, मैं नहीं बताऊँगा। मेरी ज़िंदगी में मैंने ये लॉकडाउन देखा, एक भयानक सपना था। मैं कहूँगा कि ये सपना इतना भयंकर सपना था कि भगवान अल्लाह ईश्वर कभी दोबारा कोरोना और दोबारा लॉकडाउन, दोबारा उन गरीबों की परेशानियों को सामने ना लाए। रियाज शेख सर से हम आगे और भी बात करेंगे। आगे बात करने से पहले हम देते छोटा सा ब्रेक। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है इंडिया फैक्ट न्यूज़ में। हमारे साथ है TNN 24 के न्यूज़ एडिटर रियाज शेख सर, आपका दोबारा स्वागत है। जी शुक्रिया। मैं को एक बात ये समझाइए आप कि जब आप लॉकडाउन और क्या कहना चाहिए कोरोना काल में जब न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो एक दौर ऐसा भी आया था कि आपने लोगों की जब न्यूज़ कवर कर रहे थे तो लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी अपनी बेच डाली। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास में अल्लाह भगवान ईश्वर ने करोड़ों अरबों रुपया दिया, लेकिन उनको दिल नहीं दिया।
लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं गिने चुने 100 में से 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में अपनी दौलत को बेभाव बेच दिया, नफ़ा देखा ना नुकसान देखा। और कोरोना काल में जो गरीब स्लम एरिया के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने दान कर दिया। जिसमें से मैंने अगले इंटरव्यू में भी उसका जिक्र किया है कि एक इरफान खान करके हैं अमरावती से, जिनका प्लॉट का ही धंधा है, बिज़नेस है, लेकिन उन्होंने 1,25,00,000 रुपए की खुद की प्रॉपर्टी बेचा और गरीबों को राशन बुलाकर, होलसेल में राशन बुलाकर हर घर उन्होंने वो पहुंचाया। अमरावती की बात है ये। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नागपुर में भी लोग हैं जिन्होंने, जो सामने तो नहीं आए लेकिन उन्होंने खामोशी में बहुत सारे गरीबों की मदद किया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं देखता हूँ जब भी आप जाते हो न्यूज़ कवर करने, आपके साथ आपके कैमरामैन फ़हीम भाई भी हमेशा साथ रहते हैं। जी हाँ, है। फ़हीम अहमद साहब मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे कैमरामैन ही हैं। जी, उनके बारे में 2 शब्द बताइए। फ़हीम अहमद साहब ऐसे हैं कि वो समाज सेवक भी है और साथों साथ वो बेचारे एक सब्ज़ी का भी बिज़नेस करते हैं, सब्ज़ी भी बेचते हैं, और उससे जो टाइम बचता है तो वो मेरे साथ चलते हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं समाज सेवा वैसे भी करता हूँ, तो एक आपके साथ रहकर मुझे अच्छा लगता है। और हम जहाँ मीडिया नहीं जाती, जहाँ तक नहीं जाती, और जिन लोगों की परेशानी रहती, तो हम सोचते हैं कि उनकी परेशानियों को जनता के सामने लाए, प्रशासन के सामने लाए, शासन के सामने लाए, तो उनको एक अच्छा लगता है और वो मेरी न्यूज़ें कवर करते हैं। इससे पहले अजीज़ शाह भी थे मेरे साथ में, लेकिन अभी फ़हीम साहब है मेरे साथ। हम फ़हीम साहब से भी बात करना चाहेंगे और गियास भाई भी हमारे साथ बने रहेंगे, पर थोड़ी सी बात अभी हम फ़हीम सर के साथ करते हैं। फ़हीम सर आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप गियास सर के साथ जब न्यूज़ कवर करने जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है, अच्छा लगता है लोगों की समाज सेवा करने, और यही हमारा काम है और हम इसी के लिए कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा पैसे ऐसे की कोई लालच भी नहीं है, सिर्फ एक ये कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं। उसके अंदर हर समाज के लिए हम आधी रात को जाने के लिए तैयार है, क्योंकि लॉकडाउन जब से लगा है हम ऐसे ऐसे जगह गए साहब कि आपको क्या बताएं, जहाँ कोई नहीं पहुँचा नागपुर शहर का मीडिया वाला, हम पहुँचे। इसके अंदर हमारे को गिट्टी खदान थाने से मदद मिली, मानकापुर थाने से, इधर से सिटी कोटवाली भंडारकर साहब ने मदद करे, अम्मा जी से हमारे एक सर है, परमित सर के अच्छे नाम भूल गया, अजय खरे सर। हर थाने से हमें हेल्प मिली है। और अभी रियाज भाई को हमें सम्मानित भी किया गया है, सम्मानित पत्र से गिट्टी खदान थाने से चौहान साहब ने किया है। वो अभी की बात है, हम ऐसे काम करते हैं। या तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये काम प्रेस मीडिया का कब से कर रहे हैं और इससे आपको फ़ायदा क्या होता है? देखिए, मेरा जन्म और मेरी जन्मभूमि, मेरा जन्म स्थान है अचलपुर शहर, जो किसी ज़माने में भारत की राजधानी रह चुका है। ऐतिहासिक शहर है अचलपुर, और मैं उस मिट्टी से हूँ। मुझे फ़ख्र है मेरे अचलपुर पर, मेरे वहाँ के लोगों पर गर्व है कि मैं उस मिट्टी से हूँ जो ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। शाहदुर्रहमान गाज़ी की बहुत बड़ी दरगाह है वहाँ पर। तो 1994 के आसपास में मैं पहले तो प्रतिदिन अखबार का प्रेस रिपोर्टर था, जो अमरावती से निकलता है, नानक आहूजा, जयराम आहूजा जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो संपादक है। वहीं से मेरी शुरुआत हुई मेरी लाइफ की प्रेस में आने की, और मैं काफ़ी दिन तक उसमें रहा। और मेरे से पहले अरुण सुराना जी थे उसके रिपोर्टर, और काफ़ी अच्छे मेरे उनके ताल्लुकात थे। मैं वहाँ अच्छे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ काम कर चुका हूँ, जिनका नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। शैलेंद्र सिंह राठौड़, शैलेंद्र सिंह राठौड़ है उनके साथ, और धर्मेंद्र वर्मा है, और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी है, और सुनील रोडे है। ऐसे कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मैंने वहाँ पे काम किया, और हमने अचलपुर में बेरोज़गारी की समस्याओं को लेकर मैंने काफ़ी न्यूज़ें वहाँ लगाया है, बहुत ज़्यादा। मेरी लड़ाई सरकार से रहती थी, मेरी लड़ाई अचलपुर के विकास के लिए रहती थी, और मैं हमेशा अचलपुर के विकास के लिए, अचलपुर की जनता के लिए, वहाँ रोज़गार के लिए मेरी लड़ाई जारी रहती थी, और आज भी जारी है। तो अब वो खैर पहले की बात थी, वो पहले के पत्रकार बहुत बढ़िया थे,
और पांडे जी भी थे वहाँ पत्रकार, उनके भी साथ मैंने काम किया, वरिष्ठ बड़े बड़े पत्रकारों के साथ मैंने वहाँ पे काम किया। लेकिन आज की पत्रकारिता के बारे में मैं आपको कहूँ कि पत्रकारिता वहाँ पे कम हो रही है और चाटू पत्रकारिता ज़्यादा हो रही है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप कोरोना काल में बाहर निकलते थे तो घर वालों की चिंता नहीं होती थी कि कहीं आपसे कोरोना हमको ना लग जाए या आपको कोरोना ना हो जाए, इस टाइप का कोई डर आपके अंदर? बिल्कुल नावेद भाई, डर तो लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर संक्रमित हो जाऊं तो मेरी फैमिली भी संक्रमित हो जाएगी। लेकिन मैंने उतना ध्यान भी रखा है। मैं जब न्यूज़ कवर करके आता था तो पहले नहाता था, सैनिटाइज़र लेता था, सैनिटाइज पूरी तरह से करता था और नहाने के बाद फिर अपने आप को दोबारा सैनिटाइज करके सोता था। दूसरी बात ये कि मेरे घर के लोग भी जो है वो मुझे मना करते थे बार बार कि ये क्या कर रहे हैं करके, तो मैं उनको कोई किसी तरह समझा दिया करता था। तो आपको फिर फैमिली सपोर्ट कैसे मिला इस काम के लिए? फैमिली सपोर्ट तो पहले नहीं मिला। जब कोरोना स्टार्ट हुआ, और मैं आपको बता दूं कि कोरोना स्टार्ट हुआ उसके 5 दिन तो मैं नहीं निकला, 4-5 दिन बाहर नहीं निकला। जब मुझे एहसास कब हुआ नाविद भाई, मुझे एहसास जब हुआ जब 6 दिन 7 दिन गुजर गए तो तब मुझे कॉल आने लगे लोगों के, और मेरी फीलिंग जो है वहाँ से स्टार्ट हो गई। लोगों के प्रति मैं झुकने लगा, और वो ऐसे झुकने लगा कि भाई फ़ोन आते थे, रियाज भाई आज 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, खाने के लिए अनाज नहीं, हमें यहाँ जाना था, मेरी बेटी की डिलीवरी थी, मेरी पत्नी वहाँ अटकी है, मेरी माँ वहाँ अटकी है, वो हॉस्पिटल में, मुझे टिफ़िन नहीं ले जाने दिया जा रहा है, खाना नहीं पहुँचा दिया जा रहा है, कैसा करना। तो जब वो सारी चीज़ें जब मुझे कॉल पर आने लगी तो जब कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक बात चली कि नहीं यार, अब रियाज हम 7 दिन से घर में बैठे हैं और अब ज़रूरत है लोगों को हमारी, कि हम जनता के बीच आएँ और जनता की मदद करें। तो इस तरीके से फिर मैं बाहर निकला। लेकिन मैंने उससे पहले मेरी वाइफ को समझाया कि देखो अब मुझे बाहर निकलना ही है, अगर मैं किसी की मदद के लिए बाहर निकलूँगा तो हमारा वो ऊपर वाला जो है अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वो हमारे कवच बन के हमारी मदद करेगा। और एक बात बहुत अच्छी है कि सोचने जैसी बात है कि हम जब भी दूसरे की मदद करते हैं ना नवीद भाई, दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी कोरोना काल में मैं इतना घुमाऊँ, मैंने अपने आप को कई बार चेक करवा लिया, कई बार, एक बार भी मैं पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन मैंने कई बार चेक करवाया। मैं गया मेडिकल हॉस्पिटल, मेवा हॉस्पिटल, लेकिन आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार इस नाचीज़ के साथ है ना, तो मुझे कभी पॉजिटिव नहीं हुआ, बिल्कुल नेगेटिव सारी रिपोर्टें आई हैं और मैं काम करते रहा। तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैंने ये भी सुना है कि कई लोग आप पे ये आरोप लगाए हैं कि आप दूसरी जगह जाके कोरोना फैलाते हैं। अब आरोप तो क्या है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बुरा बोलते लोग, राजीव गांधी को भी बुरा बोलते थे, आज राहुल गांधी को भी बुरा बोलते हैं, संदीप पात्रा को भी बुरा बोलते हैं। तो ऐसा आरोप तो लगाते हैं, इनका काम है आरोप लगाना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा अचलपुर शहर है और मुझे वहाँ भी कुछ लोगों की मदद करना था। असल में मैं अचलपुर गया था और मुझे, अचलपुर एक गरीब शहर है हमारा, रोज़गार कम है, बहुत कम रोज़गार है वहाँ पर, जिसके आमदार बच्चू भाऊ, श्री माननीय बच्चू भाऊ कड़ू जी है आमदार वहाँ पर, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे रोज़गार लाने के, लेकिन अभी कोशिश चल रही है उनकी और आ भी जाएगा, वहाँ पर रोज़गार चालू भी हो जाएंगे, लेकिन वहाँ गरीब स्थिति ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ से कुछ अनाज वहाँ पहुँचाना था अचलपुर शहर, गरीब लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग थे। तो उस दौर में मेरे अचलपुर में फुल लॉकडाउन में 3 से 4 राउंड हो गए थे। तो कुछ लोगों का, कुछ लोग नहीं, एक पत्रकारी थे, तो उन्होंने फेसबुक पे बड़ी शान से लिखा था, खुद ने तो कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, खुद घर में क्वारंटीन होके बैठे थे, लोगों की मदद तो नहीं किया। उन्होंने वहाँ पर फेसबुक पे ट्वीट किया था कि नागपुर से आकर कोरोना फैला रहे हैं, डायरेक्ट नाम नहीं लिया उन्होंने मेरा, कोरोना नागपुर से आके लोग कोरोना फैला रहे हैं और कुछ लोग अकोला से आ रहे हैं, कुछ अमरावती से आ रहा है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। बड़ा उनको अच्छा लगा था, लेकिन वो भूल गए थे कि हमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पत्रकार, पुलिस और डॉक्टर जा सकते हैं कोई न्यूज़ कवर करने के लिए और मदद करने के लिए। तो फिर काय का लॉकडाउन, जब आप अपनी अच्छी नीयत से जा रहे हैं, कहीं किसी की मदद करने जा रहे हैं, किसी गरीब की, तो उसको तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कई लोगों ने फिर उनको जवाब दिया तो उन्होंने मुँह की खाए और मुँह की खाकर खामोश बैठ गए। तो मेरा ये कहना है कि आप पत्रकार हो तो आप
निगेटिव मत जाइए, आप पॉजिटिव सोच रखिए अपनी। आप अचलपुर के लिए लड़िए, उनकी बेरोज़गारी के लिए लड़िए, मेरा ये कहना है। मैं नागपुर में रहने के बाद मैं अचलपुर के लिए लड़ता हूँ, मैं वहाँ पे ध्यान रहता है मेरा गरीबी। ये आप नागपुर के साथ नाइंसाफी नहीं करते? नहीं, दोनों है ना, दोनों है ना। मैं बिल्कुल नागपुर वासियों के भी साथ हूँ, मैं पूरे भारत के साथ हूँ, पूरे भारतवासियों के साथ हूँ, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। जैसा भारत माता, भारत माँ, भारत मेरी माता है, तो अचलपुर भी मेरा जन्म स्थान है, कहीं ना कहीं वो भी मेरी माता है, वो भी मेरा जन्म स्थान है। जैसे कि आप बता रहे हो आप अचलपुर में गए हो, आप लगभग कितने साल रहे हो? जी मैं, अचलपुर में हाँ, आप कितने साल रहे हो लगभग? मेरा जन्म स्थान ही अचलपुर है ना। तो ये 10, 12, 20 कितने? नहीं, मेरी पैदाइश अचलपुर की है। मैं 2007 में मैं नागपुर आया, तब से मेरी पैदाइश, मेरा बचपना, मेरी जवानी अचलपुर में ही गई है। और अभी 2007 में लगभग मैं 14 साल हो गए मैं नागपुर आया हूँ, नागपुर शिफ्ट हुआ हूँ। 2007 में आप नागपुर शिफ्ट हुए, उसके पीछे क्या रीज़न था जो आपने अपने पैदाइश हुई जगह को छोड़े? देखिए, मैं वहाँ प्रेस रिपोर्टर था प्रतिदिन अखबार के लिए, मैंने आपको बताया अभी, लेकिन मैं एक अचलपुर में सीमित नहीं रहना चाहता था। मैं ये चाहता था कि मैं अचलपुर के लिए, अचलपुर के लोगों के लिए, मेरे शहर के लोगों के लिए मैं कुछ करूं, मुझे करना है कुछ उसके लिए, वहाँ के रोज़गारों के लिए करना है। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है वहाँ, मेरे एक जन्म स्थान है, तो मुझे वहाँ पे हमदर्दी है, तो मैं चाहता था कि वहाँ पे कुछ करूँ। और जिसको ज़्यादा बड़ा कुछ करना होता है, जिसकी होप ज़्यादा करने की रहती है ना, तो वो यानी छोटे पानी में नहाने से अच्छा है कि वो समंदर में नहाए। मैं एक मिसाल दिया मैंने आपको। तो मेरी जो होप थी वहाँ पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं अच्छे लेवल पे काम करना चाहता था मीडिया के अंदर, मैं चाहता था कि मैं बड़े लेवल पे काम करूँ, इंटरनेशनल लेवल पे काम करूँ। तो मैंने 2007 में अचलपुर को छोड़ दिया और मैं अकेला पहले यहाँ आया हूँ नागपुर। और मैं एक रेंट पे छोटा सा रूम लेके रहता था। मेरी फैमिली भी अचलपुर में रहती थी, मेरे बच्चे भी वहीं रहते थे, और मैं यहाँ रेंट पे अकेला रह कर मैं अपने कारोबार से था, मैं यहाँ पे काम करके फिर अपना काम शुरू करता था। उसके बाद मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्वाइन हुआ यहाँ पर। तो ये आपके यहाँ नागपुर के अंदर अगर बात की जाए तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे शुरुआत हुई, स्टार्ट कैसे किया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी शुरुआत हुई कि कुछ लोग थे जो प्रतिदिन अखबार कंटिन्यू पढ़ते रहते थे, और उन लोगों को पता था कि रियाज भाई पत्रकार थे। लेकिन मैं यहाँ एक गैरेज मोटरसाइकिल का मेरा काम है, राज हीरो होंडा सर्विस करके मेरा शॉप है, तो मैं एज ए मैकेनिकल भी हूँ, हीरो होंडा का स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैंने तो 5 से 6 साल तक के यहाँ पे शुरुआत ही नहीं की है वो काम की, मेरे पत्रकारिता की। लोगों को कुछ नहीं मालूम था मेरे बारे में, कुछ भी जानकारी नहीं थी नागपुर में कि रियाज भाई पत्रकार भी है। मैं एक सादा सिंपल सीधा सादा आदमी रह के मैं अपने गैरेज पे काम करता था, अपने गैरेज चलाता था, खुद का ही गैरेज, और कुछ लड़के काम करते थे 4-5 मेरे पास में। तो फिर हुआ यूँ धीरे धीरे के हमारे पुराने परिचित है रवि थोरा साहब, जो लाइव महाराष्ट्र के यहाँ के नागपुर के ब्यूरो चीफ थे। उन्होंने मुझसे एक दिन बात किया कि आप पत्रकार थे और अचलपुर में आप प्रतिदिन अखबार के बहुत अच्छे पत्रकार थे, बहुत अच्छी आपका लेख अच्छे रहते थे, मैंने भी कई बार पढ़ा और मैं आपको जानता हूँ अच्छे से। तो आप एक काम कीजिए कि आप लाइव महाराष्ट्र चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो मुंबई से हो। तो मैंने उनके कहने पर फिर सोच भी था कि यार अभी मैं ना शुरुआत करूं, थोड़ा रुक के करूंगा और अच्छे लेवल पे करूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट किया और मैंने उनको हाँ कर दिया, और उन्होंने मुझे लाइव 24 में ज्वाइन भी कर लिया। तो मैंने उनके साथ वो काम की शुरुआत की, कुछ तकरीबन 6-7 साल पहले, 8 साल पहले शुरुआत की, छोटे लेवल पे शुरुआत की। और फ़र्क ये पड़ गया था कि मैं प्रेस रिपोर्टर था, यानी मुझे वहाँ न्यूज़ लिखनी होती थी, राइटिंग करनी होती थी, मैं राइटिंग करता था। और फ़र्क ये पड़ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ कैमरे के सामने आना पड़ता था। लेकिन पता नहीं मुझे गॉड गिफ्ट है, आप जैसे लोगों की दुआएं हैं, ये हज़ारों लाखों दर्शक जो मुझे और आपको देख रहे हैं, इन लोगों का आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ है कि मुझे गॉड गिफ्ट दिया है ऊपर वाले ने, कि मैं जब फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आया तो जिस कैमरामैन ने मेरी वो फर्स्ट न्यूज़ को कवर किया था, उसने ये कहा, वो बहुत
पुराना कैमरामैन था और काफ़ी तजुर्बेकार था। तो उसने मुझसे कहा कि आपका ये, मैंने उनसे कहा था कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो उन्होंने ये कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है, आपने कई न्यूज़ें आपने कवर कर चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र, और हम यशवंत स्टेडियम में आंदोलन की वो न्यूज़ें कवर कर रहे थे, और ग्राउंड लेवल पे मुझे करना था, लोगों की समस्याओं वहाँ दिखाना था, और मैं ग्राउंड लेवल पे वहाँ हज़ारों लोग थे, और मेरी वो फर्स्ट न्यूज़ है, पहली न्यूज़, तो मैंने वो कवर किया। तो जो उसको यकीन नहीं हुआ, वो कैमरामैन को मेरे, उन्होंने कहा कि नहीं ये आप हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनसे यकीनन आप मेरी बात मानिए कि मेरा फर्स्ट ये है और आपने फर्स्ट टाइम मेरा शूट किया है। तो बहुत ही हैरत करने लगे। तो मैं तब से ये मानने लगे कि वो मेरा गॉड गिफ्ट है जो मुझे ऊपर वाले ने, उस अल्लाह, उस ईश्वर, उस भगवान ने दिया। और बताइए, आप जैसे कि कोरोना काल में इतनी जगह घूमे हो, इतने लोगों की तकलीफ देखे हो, तो कुछ ऐसा मौका पड़ा होगा जहाँ पे लगा होगा कि यार काश मैं नेता होता तो इनकी ऐसी मदद करता है, कोई पल आया होगा? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि शायद मैं नेता होता। मैं क्वेश्चन असल में आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि हाँ, हम मीडिया वाले हैं, सिर्फ हम लोगों का दर्द दिखा सकते हैं, हम उनके दर्द को दूर करने का पावर हमारे पास उतना नहीं है जितना नेताओं के पास है। तो कभी आपको फील आया कि यार काश मैं नेता होता तो इनकी ये मदद करता? जी हाँ, बिल्कुल। जब लॉकडाउन फुल यानी अपने चरम सीमा पर था, फुल लॉकडाउन चल रहा था, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि एक प्रभाग में 4 नगर सेवक रहते हैं, लेकिन मुझे किसी प्रभाग में कोई नगर सेवक सामने आकर, हर पूरे नागपुर नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं कि वो नगर सेवक आके उन लोगों ने गरीबों की मदद किया हो या उन लोगों की मदद की, मुझे ऐसा नहीं लगा। और रहा सवाल कि मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि भाई मैं अगर नेता होता तो, लेकिन हम नेता से भी तो कोई कम नहीं है ना, हम नेता से भी कम नहीं है। हम तो उनको खुद को दिखाते हैं दिशा कि भाई आप ये करिए और वो करिए। और राजनीति, जहाँ तक मैं कहूँ, राजनीति में आपको पता है कि राजनीति कैसी चीज़ है, झूठ ज़्यादा होती है, झूठ ज़्यादा बोला जाता है और उस पर अमल कम किया जाता है। तो मुझे राजनेता नहीं बनना है, बस यही कहूँगा मैं सबसे। मेरा मानना ऐसा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मदद की ज़रूरत नहीं भी होती तो वो मदद मांग देते हैं। तो आप कैसे पहचानते हैं सामने वाले को वाकई में मदद चाहिए और उनको मदद दिलाना है? बहुत अच्छा प्रश्न था आपका कि कैसी मदद पहुँचाएँ। नावेद भाई, जब हमारी नीयत साफ़ हो और हम सच्चे दिल से अगर कोई काम करें ना, तो ऊपर वाला रास्ते बना देता है, असबाब पैदा कर देता है और कोई ज़रिया बना देता है। हमारी कोई औकात नहीं, हम कुछ नहीं करते, लेकिन ऊपर वाला हमसे करवा लेता है। तो आपने बड़ी अच्छी बात बोला है। तो हम मदद कैसे पहुंचाते थे? अब कुछ होता ये था कि जहाँ से कॉल आते थे मुझे, तो मैंने एक सरल उसका उपाय ढूंढ लिया था कि जहाँ से मुझे कॉल आता था मदद के लिए, तो मैंने अभी कहा भी आपसे कि उनके नाम नंबर मैं ले लेता था, और मैं वो नाम नंबर लेने के बाद फिर जिस एरिया में होता था, जिस एरिया में जो इंसान रहता था, मैं उस एरिया को वो फॉरवर्ड करता था, व्हाट्सअप करता था, और मैं उनसे ये कहता था कि भाई आप इनका पता लगाइए, ये वाकई में ये रियल है या ये झूठ बोल के अनाज या पैसा लेना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ के सीपी साहब भूषण कुमार उपाध्याय जी ने कुछ जमीयत उलमाए हिंद वालों को और कुछ समाज सेवकों को एक छूट दे के रखा था कि आप इस लॉकडाउन में अनाज, राशन जो है वो किट, आप जिस गरीब को मदद की ज़रूरत है वो आप वहाँ पहुँचा सकते थे। तो मैं उन लोगों को व्हाट्सअप करता था और वो जाके देखते कि ये रियल है या ये झूठ बोल रहा है, और अगर वो सही हैं तो मैं जमीयत उलमाए हिंद, हनुमान मंडल और ऐसी बहुत सारी NGOs थे, मैं उनको व्हाट्सअप करता था कि भाई इनको मदद की ज़रूरत है, आप जाके उनकी मदद कर दें। देखिए, आप मदद के लिए जज्बा होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात सोच होना चाहिए। आज के दौर ऐसा है कि लोग मदद करने के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम मदद करेंगे तो हमारी कौन मदद करेगा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कोविड के टाइम में लोगों की बढ़ चढ़ के मदद किए, पर एक इंसान के साथ कई लोग भी साथ में खड़े रहते हैं, तो आपके साथ कौन कौन उस वक्त खड़ा था?
जी हाँ, बिल्कुल नवेद भाई मेरे साथ खड़े थे, राजनीतिक लोग थे, सामाजिक कार्य वाले लोग थे, जो समाज सेवा कर रहे थे, ऐसे लोग थे। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा उन पुलिस वालों को जिन्होंने मेरा साथ लॉकडाउन में दिया। मैं सबसे पहले धन्यवाद कर दूँगा गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के पीआई जो अभी चले गए हैं, पार्टी चले गए हैं, सुनील गांगुली जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उपनिरीक्षक साजिद सर को जो गिट्टी खदान में आज भी वो अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा जयेश भंडारकर सर को जो तहसील थाने के पुलिस निरीक्षक है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और बरडी पुलिस स्टेशन के पीआई उनको भी धन्यवाद दूंगा। बंसोड़े सर जो सदर पुलिस स्टेशन के पीआई उनको भी धन्यवाद दूंगा। इन लोगों ने यानी पुलिस प्रशासन ने भी मुझे मदद किया। मदद कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी अनाज अगर बांटता था, राशन बांटने की बात करता था मुझसे कि हमें बांटना है, तो मैं उनको दिशा दिखाता था कि आप इस दिशा में जाइए, इस दिशा में, जैसा कि पारडी हो गया, मानकापुर हो गया, सूरजनगर झोपड़पट्टी हो गई, राजनगर झोपड़पट्टी हो गई, उधर फ्रेंड्स कॉलोनी में फायर ब्रिगेड वाली जो झोपड़पट्टी है वहाँ हो गई। तो मैं इन लोगों को ये कहता था कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि मुझसे उनके कांटेक्ट होते थे, आप वहाँ जाके बांटिए। तो ये मुझे पुलिस प्रशासन कोऑपरेट करता था, मुझे मेरे साथ पुलिस देते थे, पुलिस प्रोटेक्शन रहता था ऑलरेडी, और हम फिर वो जाके अनाज बांटते थे। उसमें कोई धांधली नहीं होती थी। धांधली मतलब ये कि जो जिनके घरों में अनाज नहीं है वो लड़ते थे ना अनाज लेने के लिए, लूटपाट करने के लिए ये होते थे थोड़ा, तो ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने काफ़ी हमको मदद किया। जैसे कि आप इतने कोरोना के बीच में कोरोना वालों से भी आपने इंटरव्यू लिए हैं, तो मैं यानी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, आपने बताया कोरोना वालों का नहीं लिए, हो सकते हैं शायद वो भी संक्रमित हो। तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि यानी ये काम करो तो हमको कोरोना नहीं होगा, या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे लोगों को बताएं तो कोरोना ना हो? बस कुछ नहीं, कोरोना का मंत्र तो है। मंत्र ये है कि आप मास्क लगाएं, ज़्यादा अपने घरों में रहें। आपने देखा होगा, मैंने एक जनहित में जारी एक वीडियो जाहिर किया था, वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने उसका नाम दिया था क्राइम पेट्रोल, कोरोना का क्राइम पेट्रोल, कि आप अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक ये चलाया था मैंने। तो कोरोना का मंत्र ये है कि आप अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं ज़्यादातर, और अपने माइंड को खुद प्रिपेयर रहें। आप ये ना समझे कि मैं कमज़ोर हूँ। आप अगर अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, आपको अपने आप को कोरोना ग्रस्त समझेंगे, तो बिल्कुल आप कोरोना नहीं होने के बाद भी आप कोरोना ग्रस्त ही समझते रहेंगे, और उसके इफ़ेक्ट जो है नावेद भाई, वो बहुत, उसके परिणाम गलत आ जाएंगे। तो पहले आप अपना माइंड ये सेट करें कि मुझे कोरोना है ही नहीं, और अपने घरों में रहकर इसकी थोड़ी ये करें आप। और भी मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था, आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं जी, लगभग 15-20 साल से जी। अब नए नए युवा लोग पत्रकारिता में आ जा रहे हैं, कोई प्रिंट मीडिया से है, कोई वेब मीडिया से है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, लेकिन उनकी पत्रकारिता और सीनियर पत्रकारों की पत्रकारिता ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप नई जनरेशन के पत्रकारों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए नवेद भाई, मैं शुरुआत करूंगा, अगर जो नए पत्रकार हैं उनसे, उनका तो इस्तकबाल है, वेलकम है कि वो आएँ। पत्रकारिता क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन पैसा कमाने ना आए, वो पैसा कमाने की नीयत से इसमें ना आए। अगर वाकई में आप समाज सेवा करते हैं, किसी की पत्रकारिता, आपका जो बेनिफिट है ना पत्रकारिता का, वो आप किसी गरीब का काम कर देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पैसा कमाने इसके अंदर ना आएँ। आप अगर समाज सेवा के काम समझ के आते हैं तो बिल्कुल इसके अंदर आए, क्योंकि इसमें पैसा कम है, पैसा नहीं के बराबर है। जो ऐड मिलता है, एडवर्टाइज मिलती है, उसमें आपको करना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो आपकी भावनाएं, आपकी सोच ये होना चाहिए कि वो आप पैसा ना कमाएं, आप सिर्फ इसको समाज सेवा के लिए आए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं नए पत्रकारों को एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम देश का चौथा स्तंभ है। पहला न्याय व्यवस्था, दूसरा पुलिस, उसके बाद प्रशासन, और उसके बाद पत्रकार। ये भारत के 4 खंभे हैं, इस पर भारत खड़ा है। अगर आप अपनी ईमानदारी, लगन, मेहनत से अगर
पत्रकारिता करते हैं तो ये चारों खंबे या फिर हमारा पत्रकारिता का जो सिद्धांत है वो स्ट्रांग रहेगा, पत्रकारिता की इज्जत बची रहेगी, लाज बची रहेगी। वरना आज तो देख ही रहे हैं आपके चाटू पत्रकार आज कैसे कैसे डिबेट्स कर रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं पत्रकारिता में आप समाज सेवा की ओर से आइए, पैसा कमाने के लिए मत आइए। केवल यहाँ पर पैसा कमाने के लिए विज्ञापन ही है केवल मात्र सही उपाय है। जी हाँ। तो क्या हो रहा है आजकल चैनल, वेब चैनल, पेपर बहुत ज़्यादा खुल गए तो लोग इतने विज्ञापन दे नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसे में नए लोग कैसे इस लाइन में आएंगे? बिल्कुल नवेद भाई, आपका बहुत अच्छा प्रश्न था। मैं ये चाहता हूँ कि जिन इस पत्रकारों को साधन नहीं है कमाने का और इसमें पैसा वैसे भी है ही नहीं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार पूरे भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं ये कहूँगा कि आप तो पूरा ध्यान रखते हैं पूरे भारत पर और आप करते भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि पूरे भारत में चाहे वो बड़ा पत्रकार हो या छोटा पत्रकार हो, उनके लिए कुछ आपने करना चाहिए, कुछ साधन, उनकी रोटी रोजी का इंतज़ाम करना चाहिए। उसको ऐसा कोई प्रावधान आपने लाना चाहिए जिसकी वजह से पत्रकारों को भी उसकी पेंशन के तौर पर लाना चाहिए या जैसा आप समझे उस हिसाब से लाना चाहिए, तो उनको भी मदद मिलनी चाहिए पत्रकारों को, मैं समझता हूँ, ताकि वो पत्रकारिता फिर अपनी और जिम्मेदारी के साथ में करें। सही बात है। और कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए हमारी छोटी सी लाइफ ज़िंदगी है, उसमें हंस बोल के जिए, खुले दिल से जिए, किसी से ना डरे, सच बोलिए, सच का साथी होता है। मैं आखिर में हर एक लाइन हर मेरे स्पीच में रहती है जो मैं आज भी छोड़ना नहीं चाहूँगा उसको नवेद भाई आपके न्यूज़ चैनल में, कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। बिल्कुल आप सत्य हैं तो आपको परेशान ज़रूर किया जाएगा, लेकिन जीत आखिर में आप ही की होंगी। तो आप सत्य पर चलिए और सत्य पर बिल्कुल अपनी बात को रखिए, जीत आप ही की होगी, सारा देश आपके साथ रहेगा। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमारे साथ थे रियाज शेख जी, TNN24 न्यूज़ के चीफ एडिटर। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस खबर को दिखाने का मकसद केवल और केवल इतना था, जो नए पत्रकार आ रहे हैं वो रियाज सर से सीखे कि काम कैसे करना चाहिए कठिन परिस्थितियों में। बताने का मकसद ये भी था कि कैसे मैं रोकना चाहूँगा नवेद भाई आपको, किस कठिन परिस्थिति में कैसा काम करना चाहिए, ये आपका एक प्रश्न था। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि परिस्थिति कुछ भी आ जाए, कैसी भी आ जाए, परिस्थितियों से मत घबराओ। हम कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो बिल्कुल डर के आगे जीत है। आप डरिए नहीं, आप आइए, कोरोना हो कुछ भी हो, आप बिल्कुल आगे आइए, लोगों की मदद करिए। उन सब लोगों की दुआएं मेरे, इनके, आप सबके साथ रहेगी। तो ये थे रियाज शेख सर। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद नवेद भाई का भी और चैनल का भी।